तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और मुगीम उन दोनों को दफना रहे होते हैं और मुगीम कहता है कि मास्टर, मैंने इधर उधर खोजबीन की और पता चला कि इस लड़के का नाम यूजियोक है। ये कोई बहुत अच्छा वॉरियर नहीं है, वो फर्स्ट या दूसरा लेवल का वॉरियर है। वो उत्तरी हांगजो में सड़क पर वसूली के प्रभारी है, न केवल सोंगवा से बल्कि 3 मील के दायरे में सभी आसपास के दुकानों से भी लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने का चेहरा ले लिया होता है, वो कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज करके। और हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं इतना जंग खाया हुआ नहीं हूँ। मुगीम भी थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर हमारा एमसी अपने असली रूप में आते हुए कहता है कि और उसके बगल में कौन है वो आदमी जिसकी गर्दन तुमने उड़ा दी थी। तो वो बताता है कि इसका नाम क्योन राम है, वो और जियोक एक साथ काम करते हैं, वो लगभग एक ही लेवल पर है। तो हमारा एमसी कहता है तो फिर उनका गिरोह वास्तव में कैसे संगठित है। तो वो बताता है कि स्लीपिंग ड्रैगन गैंग हांगजो शहर के उत्तरी आधे हिस्से पर राज करता है। अंत में 70 फ्रंट लाइन कैप्टन है जिन्हें ऑरियस कहा जाता है। उनमें से एक है योमडाल, उन लोगों का कैप्टन जिन्हें हम अभी दफना रहे हैं। वो एक अवेकन मास्टर है और काफी पावरफुल भी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि और सोता हुआ ड्रैगन गिरोह क्या करता है, सिर्फ सड़क कर वसूलना। तो मुगीम बताता है यही उनका बेवकूफ काम है, लेकिन पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोग कर्ज लेने और तस्कर हैं, अदरवाइज इनमें कुछ मानव तस्कर भी शामिल है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने तो सोचा था कि वो बस नॉर्मल स्कूल के नीचे लोगों का एक समूह है, लेकिन वो मेरी कल्पना से बेहतर है। लेकिन वो मेरे कल्पना से बदतर है। और आसमान में देखते हुए कहता है दुष्टों को लूटना और चुराई हुई वस्तु वापस पाना। मैं लगभग एक ट्रू स्कूल वॉरियर की तरह लगने लगा हूँ जो धार्मिकता और न्याय के लिए लड़ रहा है। किसने सोचा होगा। फिर हमें स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के फ्रंट लाइन कैप्टनों का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ कोई पैसे गिन रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने कहा कौन बाहर इंतजार कर रहा है। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि युवक जो सर, उन्होंने कहा कि उन्हें सड़क कर संग्रह के बारे में आपको कुछ बताना है। तो ये बंदा बोलता है कि कलेक्शन। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो सामान्य से ज्यादा धन लेकर आया होगा। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बियोमडाल होता है और सामने वाला बंदा इसका बॉडीगार्ड होता है। और वो कहता है कि सच में सर, एक सफल ज्योतिषी के बारे में अफवाहें हैं जिसने हाल ही में एक दुकान खोली है। ऐसा लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो बियोमडाल कहता है कि क्या ये सही है, तो उसे अंदर भेजो। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और मुगी एम अंदर आ रहे होते हैं और बियोमडाल कहता है कि योग जो। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ कैप्टन। तो बियोमडाल कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में बात करने आए हो, अभी तो तुम्हारी कलेक्शन डेट भी नहीं आई है। क्या कोई आपको परेशान कर रहा है, क्या तुमको कुछ और लोगों की जरूरत है। तो मुगीम कहता है कि मास्टर, यहाँ तक आने के रास्ते में हमें जो कुछ गुंडे मिले उन्हें छोड़कर मुझे इस एरिया में और कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारा एमसी बोलता है क्या ऐसा है। तो वो सामने वाले बंदे कंफ्यूज होता है और कहता है कि मास्टर। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी आता है और उसका सर पकड़ लेता है और सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम कब से उसके मस्तूल हो। और उसका बॉडीगार्ड देख के हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे भी एक पंच पड़ता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और हम देखते हैं कि वो दोनों को हमारे एमसी और मुगीम ने मार दिया होता है। हमारा एमसी कहता है कि ये जल्दी हुआ, मैं यहाँ चारों ओर देखूंगा। तो मुगीम बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं इन लोगों को बांध कर एक बोरी में रख देता हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है कि अब मुझे देखने दो कि उनके पास क्या है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी गोल्ड कॉइन निकाल लेता है और सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है, आपने 200 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं, आपने 1300 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं, आपने 300 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं, आपने 4000 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं, आपने 1700 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं, आपने 612 गोल्ड कॉइन ऑब्टेन किए हैं। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि ये तो लदा हुआ था। फिर से सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने लुहांग कुआन द आर्ट ऑफ सिक्स हार्मोनी को ऑब्टेन कर लिया है, आपने इसको लंग भी कर लिया है, आपने नोबल मैन पाउडर मेडिसिन को ऑब्टेन कर लिया है, आपने स्वानी स्पीड हब को ऑब्टेन कर लिया है, आपने ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल को ऑब्टेन कर लिया है। तो हमारा एमसी सिस्टम पे देखते हुए कहता है कि एक स्पेशल पिल, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन रुको, मैंने सोचा था कि ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल एक मुडान सेट की पिल थी। तभी सिस्टम पे उसके बारे में बताया जाता है कि मुडान सेट के 10 सबसे बड़े खजानों में से एक है। हालांकि ये सोरियम सेट की सुप्रीम रिकवरी पिल जितनी वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी ये एक अत्यंत कीमती चीज है। इफेक्ट पर्सन के आधार पर हेल्थ और क्यूआई 30,000 से 10 लाख तक बढ़ाता है। हालांकि पिल से एक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है जो इतनी क्यूआई को एब्जॉर्ब करने में एबल हो। साथ ही ताजी मेंटल टेक्निक और स्ट्रॉन्ग दिमाग भी होना चाहिए। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि ये चीज व्यापारिक रूप से एक स्पेशल गोली है। तभी बाहर से आवाज आती है कि क्या कोई अंदर है। तो हमारा एमसी बोलता है कि जल्दी करो मुगीम, कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करो। फिर वहाँ पर कोई अंदर आता है और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये सुपीरियर होता है बियोमडल का और इसका नाम
होयो बियोन होता है और होयो बियोन कहता है कि बियोंडल कहाँ है, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो मुगीम पीछे से कहता है कि ओह अच्छा, कैप्टन बियोंडल को कुछ जरूरी काम निपटाना था, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। तो सामने वाला बुढ़ा कहता है कि क्या उसने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, क्या इसका मतलब है कि उसने सामान भी तुम्हारे पास छोड़ दिया। तो मुगीम कहता है कि सामान, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो कि हमने एल्डर कांगयोंग के साथ क्या डिस्कस की थी। तो मुगीम हंसते हुए कहता है कि ओ हाँ बिल्कुल सही, बेशक मुझे याद है सर, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एल्डर कांगयोंग 27 एग्जीक्यूटिव में से एक है और स्लीपिंग ड्रैगन गैंग का एक हेड पर्सन भी है। तो होमयोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी उस मोटी खोपड़ी में कुछ समझ भर देना चाहिए। तभी पीछे मुड़ता और कहता है कि अरे रुको एक मिनट। तभी वो सामने मुड़ता और कहता है तुम्हारी आवाज कुछ अलग क्यों लगती है। तभी उसके सामने एक स्वॉर्ड आती है और हमारा एमसी उसके सामने स्वॉर्ड रखा हुआ होता है और कहता है कि सुन बुढ़े आदमी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, और उसको मारकर बांध दिया जाता है एक चेयर पे। और हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुमको उसके लिए ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल लाने के लिए कहा गया था। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ ये सही है, ये मुडान सिटी की सबसे वैल्यूएबल वस्तुओं में से एक है, इसलिए उसने सोचा कि हम इसे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि बियोंडल ने यांग गाबो के कुछ लोगों को पीटा और लूट लिया और ये पता चला कि उनके पास मुडान सिटी की ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल में से एक थी। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। तो मुगीम कहता है कि लेकिन तुम इसे यांग गाबो को वापस क्यों बेच रहे हो, अगर ये इतना वैल्यूएबल है तो क्या इसे किसी और को ज्यादा पैसे में बेचना ज्यादा समझदारी नहीं होगी। तो बुढ़ा कहता है कि बात ये है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो मुडान सेट की चीज है। मोरिम और मुडान सेट इस समय मोरिम में दोनों सबसे बड़े और सबसे पावरफुल ग्रुप है, और इससे भी ज्यादा क्योंकि इसमें एक ग्रेट ब्लू बूस्टर गोली शामिल है। इसलिए मुडान सेट के मास्टर म्योंग जिन इस मामले से निपटने के लिए अपने सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं और कांपते हुए कहता है कि मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो इस बात से एंग्री है कि उसके अपने सेट की सबसे वैल्यूएबल विशेष गोलियों में से एक को डार्क स्कूल के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बेचा जा रहा है। अगर हम इसे जल्दी ठीक नहीं करेंगे तो पूरा सोया हुआ ड्रैगन ग्रो बिखर सकता है। तो मुगीन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए मास्टर। तो हमारा पूछता है और उसके पास आता है और कहता है कि तुम पहले ही उन्हें गोली बेचने के लिए सहमत हो चुके हो है ना। तो बुढ़ा कहता है कि हाँ ये सही है। तो हमारा एमसी कहता है कि और क्या तुम जानते हो कि लेन देन कहाँ हो रहा है। तो बुढ़ा कहता है कि सॉरी। तभी हमारा मुगीम पीछे से कहता है कि मास्टर आप क्या सोच रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हम खुद उन्हें ये गोली बेचने जा रहे हैं। ये इलाइट ताजी फॉर टेक्निक को परफेक्ट होते देखने का एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने का मौका है। जैसे ही मैंने उनकी बहुमूल्य ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल वापस कर दूंगा, मैं मास्टर म्योंगजुन के साथ एक डुएल का अनुरोध करूंगा। फिर मैं उसे इलाइट ताजी फॉर टेक्निक का यूज करने के लिए उकसाऊंगा और मुझे सभी अलग अलग चालें दिखाऊंगा। मुझे बस इतना करना है कि उन्हें सीखने के लिए मुझे कुलीन ताजी फॉर टेक्निक के विभिन्न चालों का एक्सपीरियंस करना है। उनके लिए किसी मार्शल आर्ट की खोज करने की जरूरत नहीं है। और उसके गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देता है। और हमारा एमसी मुगीम से कहता है कि क्योंकि हमें पहले से ही उनका कुछ मिल चुका है, क्या होगा अगर हम उनसे कुछ और भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज चुरा लें। फिर हमें स्लीपिंग ड्रैगन गैंग का मेन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई अपना हाथ मारता है टेबल पे और कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हारा हो बियोम और बियोमडल से संपर्क टूट गया है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के 27 एग्जीक्यूटिव में से एक कांगयोंग है। और गुस्साते हुए कहता है कि खैर उन दोनों को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बड़ी समस्या यह है कि हम ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल को प्राप्त नहीं कर पाए। यहाँ क्या बकवास चल रहा है। तभी वो किसी को बुलाता और कहता है कि मैं तुमको इसकी तह तक पहुँचने का जिम्मा सौंप रहा हूँ। अगर तुमको कोई भी पर्सन थोड़ा सा भी डाउट लगे तो उसे तुरंत मेरे पास लेके आओ। तो बंदा कहता है कि ठीक है, और कुछ लोगों को लेके जाने लगता है और कहता है कि चलो, जो स्लीपिंग ड्रैगन ग्रो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसे अभी रोकने का समय आ गया है। और वो लेके चला जाता है। दूसरी तरफ वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या तुमको लगता है कि ये मुडान सेट का कोई पर्सन है। तो सामने वाला एल्डर कहता है कि नहीं सर, मुझे इस पर बहुत संदेह है। ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल का स्थान सीक्रेट है। अगर किसी ने किसी तरह से इस तक पहुंच प्राप्त कर ली है तो भी ये कहना इम्पॉसिबल है कि इसमें कौन शामिल था। तो कांगयोंग कहता है कि भूमिगत सेक्ट के बारे में क्या। तो एल्डर कहता है कि मुझे यकीन है कि उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मुडान सेक्ट के वॉरियर कितने घमंडी और अपटाइट हैं। वो कभी भी भूमिगत सेक्ट जैसे गुंडों के समूह से मदद नहीं मांगेंगे। मास्टर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मास्टर म्योंगजुन के साथ अपनी बैठक का समय निर्धारित कर लें। तो कांगयोंग कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे डाउट हो जाएगा कि मैं कुछ करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। हमने ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल चुरा कर मुडान सेट को पहले ही काफी परेशान कर दिया
दिया है। शक्तिशाली दो ही जोड़ी के बारे में क्या तुमको लगता है कि वो इससे निपटने में एबल हो सकते हैं? तो एल्डर कहता है कि क्या आप उन्हें नौकरी पर रखने की सोच रहे हैं सर, लेकिन वो बदले में बहुत सारा पैसे मांगेंगे। तो कांग यूंग कहता है कि मुझे पता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत खून खराबा भी होगा, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे बस उन्हें बिल वापस लाने के लिए भेजना होगा। एक गलत कदम न केवल मेरे पतन का कारण बन सकता है बल्कि पूरे स्लीपिंग ड्रैगन ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एल्डर कहता है कि बहुत बढ़िया सर, मैं उनसे इस मामले पर गौर करने को कहूंगा। तो बोलता है कि ठीक है, हम मास्टर म्योंगजुन को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। फिर हमें हमारे एमसी के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है कि चलो मुझे देखने दो, हमने अब तक 19,312 गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर लिए हैं, है ना? ये सच में एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये देखते हुए कि हर डिवाइन वेपन की कीमत 10 लाख गोल्ड कॉइन है, हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। फिर भी आज हम काफी अच्छी बिक्री कर पाए। सोरियम सेक्ट का ल्यू हैकवान साथ में 2 प्रकार का जहर, एक पैरालाइज करने वाला और दूसरा जान लेने वाला। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य है कि मैं इस तरह से आप कितना कुछ सीख सकता हूँ। इस प्राणी द्वारा मुझे दी गई एबनॉर्मल एबिलिटी के कारण मैं नई मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत तेजी से सीख सकता हूँ। मैं सिस्टम को मुझे इधर उधर ढकेलने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे इस सिस्टम के मिस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है, जबकि मेरे पास कुछ खाली समय है। मुझे ये जानना है कि क्या मैं इसका अपने लाभ के लिए यूज कर सकता हूँ। अभी हमारा एमसी विंडो के पास आता है और विंडो खोलता है और कहता है कि लेकिन सबसे पहले मुझे किसी तरह कुछ और लाइव खोजने होंगे। और एआई ने हमारे एमसी से कहा था कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ पर्सन ऐसे करने में कामयाब हो गया। मैं अपने 3212वां जीवन में ये कैसे करना है ये मुश्किल ही समझ पाया हूँ, और फिर भी तुमने इसे पूरी तरह से कॉपी करना सीख लिया। हो सकता है कि तुम में वो सब कुछ हो जो दिखाई नहीं देता। और हमारा एमसी भी कहता है कि 3212 लाइफ्स। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों की हत्या करके उसने इतने लोगों की जान कैसे ले ली, या किसी स्पेशल मिशन को पूरा करके। मैं केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकता हूँ। ये प्रोबेबली केवल बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन या परिस्थितियों में ही संभव है, लेकिन मुझे ट्रस्ट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगली बार जब मैं एआई से मिलूंगा तो उससे इस बारे में पूछूंगा जरूर। तभी बाहर से आवाज आती है कि मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये तुम हो मुगी, चलो अंदर आ जाओ। तभी वो घबराते हुए भाग के अंदर आता है और कैप्टन वो आदमी सच कह रहा था। भूटान सेट के वॉरियर का एक ग्रुप आज शाम 5 से 7 बजे के बीच से हो सराय की तलाश लेने जा रहे हैं। तो हमारा एमसी भी बोलता है अच्छा ऐसा है, बहुत बढ़िया, तुम सिर्फ सोंगा को प्रोटेक्ट करो। पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे लगता है कि गाई कांग योंग हमारे पीछे आने वाला है। थोड़ी सी जांच से ही वो आसानी से पता लगा लेगा कि हम सोंगा से जुड़े हुए हैं। सोंगा अभी भी इतनी छोटी है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्या तुम यही रहोगे और बॉडीगार्ड का काम करोगे? तो बोलता है कि हाँ ठीक है मास्टर। तभी बाहर से आवाज आता है कि अरे क्या यहाँ कोई है? तभी हम देखते हैं कि सोंगा के पीछे 2 लोग वही बंदे खड़े हुए होते हैं और हमारा एमसी दे आता है नीचे और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सोंगा कहती है कि ओह मैं तो बस आज के लिए दुकान बंद कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेके आया हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया। सोंगा साइड में जाते हुए कहती है कि एनीवे हैव अ नाइस चैट। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो सामने वाला बंदा कहता है कि वाह वो गुंडा कौन है जिसने यूजोग और जिनसो को मार डाला है। हमारा एमसी मुगीम की तरफ देखता है तो मुगीम भी बोलता है कि अरे यार कम ऑन, मुझे हमेशा गंदा काम क्यों करना पड़ता है। तो सामने वाला मुगीम को देखता है और कहता है क्या ये तुम थे? तो मुगीम कहता है कि हाँ ये सही है, तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? वो बंदा कहता है कि खैर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें पहले लंगड़ा बना दूंगा और फिर तुम्हारी डेथ को या तो संभव धीमी और दर्दनाक बना दूंगा। तो मुगीम उसके पास आता है तेजी से और कहता है कि अरे मैं तो बहुत डर गया, और उसको एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो दूर फेंका जाता है। और मुगीम उसके पास आता है और कहता है कि अरे उठ जाओ, ऐसे बच्चे की तरह बिहेवियर मत करो। तो वो बंदा उठते हुए कहता है कि तुम बॉस्टर्ड। तो मुगीम कहता है क्या तुम लड़ते रहोगे? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो कि एक ऐसी लड़ाई जारी रखोगे जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते? और अपनी ऑरा को रिलीज करता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस बंदे के आर पार एक कोई खंजर घुसेड़ देता है जिससे खूनम खून हो जाता है, और उसके बॉडीगार्ड ही होते हैं 2 लोग। तो उसमें से एक बंदा कहता है क्या वही ये नाम शुल्क बेवकूफ सच में बॉडीगार्ड था? तुम जानते हो कि ये स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के लोग कितने कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया है। सामने वाला बंदा कहता है कि फिर भी मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से बेकार नहीं था, आखिरकार उसने हमें इन लोगों को ढूंढने की परेशानी से भी बचा लिया। तो मुगीम कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? तो सामने वाला बंदा कहता है कि इससे पहले कि हम अपना इंट्रोडक्शन दें, हमें कुछ सुरक्षा उपाय करने की जरूरत है। हमारे हथियार बहुत अनोखे हैं, हम नहीं चाहते कि बहुत से लोग उनके बारे में जाने। और कुछ कुनाई निकालता और कहता है कि चलो पहले हम कुछ गवाहों से छुटकारा पालें, और कुछ लोगों को वहीं जान से मार डालता है
और उसके बाद सिर्फ हमारा एमसी और मुगी इम और सामने 2 बंदे होते हैं। उसमें से टकला वाला कहता है कि वैसे भी तुम जल्दी मर जाओगे, लेकिन अगर तुम सच में हमारे नाम जानना चाहते हो, मैं डोटो हूँ और ये ग्योल हो है। हम पावरफुल जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तो मुगी इम ये बात सुन के कहता है कि पावरफुल दोहो जोड़ी, तुम्हारा मतलब है मोरियम के 100 सबसे पावरफुल वॉरियर में से 2। तो सामने वाले बंदे कहते हैं कि हाँ ये सही है, तुमने हमारे बारे में पहले ही सुना है ना, तुम बहुत तेज हो। तो हमारा एमसी पूछता है कि क्या स्लीपिंग गैंग ने तुमको यहाँ भेजा है? तो सामने वाले बंदे कहते हैं कि हाँ, उन्होंने हमें हायर किया था। और हमारा एमसी फिर कहता है कि और तुम ये क्या चाहते हो? तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल वापस लेने आए हैं। तो हमारा एमसी मुगी एमसी कहता है कि मुगी तुम उस नुकीले बाल वाले लड़के को ले लो, उसके खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ो, कुछ भी मत रोकना। तो मुगी एम भी बोलता है कि क्या ये सच में नेसेसरी है? वो इतना पावरफुल नहीं दिखता। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमको उसके जैसे लोगों के आसपास एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। जरा देखो कि वो कितने स्वाभाविक और सहजता से उन अजीब वेपन का इस्तेमाल करते हैं। या तो उन्होंने वेपन के साथ पूरे इकट्ठा प्राप्त कर ली है, या फिर उनके पास तुमसे ज्यादा क्यूआई है। और हमारा एमसी सामने वाले से कहता है कि मेरे पास वो ब्लू बूस्टर पिल है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन इसे पाने का एकमात्र तरीका है मुझे हराना। तो दोनों हंसने लगते हैं और पहला वाला कहता है कि क्या ये ऐसा है? तो फिर ये बात और भी सरल हो जाती है। और दूसरा वाला कहता है मैं उसके बगल खड़े लाल बालों वाले आदमी से लड़ूंगा सर। मुगीम से कहता है कि है तुम लाल बाल वाले, चलो बाहर आ जाओ। तो मुगीम भी बोलता है कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। फिर हमारे एमसी के सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है और कहता है कि तो फिर आज के विक्टिम तुम रहोगे, चलो बाहर चले और इस मामले को खत्म करते हैं। और अपनी कुनाई को निकालता है और कहता है मैं कुछ नई टेक्निकों को आजमाने के लिए मर रहा था, जिन्हें मैंने अभी भी सीख लिया है। तो हमारा एमसी भी अपना स्वर्ड निकालता है, स्माइल देता है, कहता है कि जरूर, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। मोरियम में 100 सबसे पावरफुल वॉरियर, वे लोग जो अदर सभी मास्टर से ऊपर उठ गए हैं। आज के दिन मुझे पता चल जाएगा तुम सच में कितने पावरफुल हो। और हमारा एमसी और वो लोग बाहर आके वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो वो बंदा कहता है कि भागना बंद करो छोटे बच्चे, चलो मुझसे फाइट करो। और वो अटैक करता है तो हमारा एमसी पीछे जाता है। और वो बंदा कहता है कि ये क्या है, क्या तुमने अपने पैरों की सारी टेक्निक पहले ही आजमा ली है? तो हमारा एमसी कहता है कि हेवन अर्थ वाटर फायर तुमने 8 कॉस्मिक एट टाइम बार किया है, जिससे कुल 64 पॉसिबल परमुटेशंस प्राप्त हुए हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक की सीमा यहीं तक है। तो सामने वाला कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि हालांकि ये अब मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, मैं पहले इसमें मास्टर्ड हो गया हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक को लर्न कर लिया है। और हमारा एमसी कहता है तो ये है पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक। तो सामने वाला कहता है कि मैं ये कैसे पता? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखने की आशा कर रहा था, क्योंकि तुम मोरियम के 100 सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये फुट टेक्निक ही वो है। तुमने मुझे डिसअपॉइंटमेंट कर दिया। चलो आओ, मैं तुमसे वैसे ही लड़ूंगा जैसे तुम चाहते थे। तो ये बात सुन के सामने लोग गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और हमारे एमसी पे अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे एक जोरदार लाइट निकलती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी भी पैराडॉक्सिकल फुट टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है बार बार, और उसके एकदम करीब आ जाता है। ये देख के वो बंदा हैरान होता है और कहता है कि ये तो मेरी फुट टेक्निक है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने इनफाइनाइट विंड गॉड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक बवंडर टाइप का बन जाता है, और वो बंदा वही नॉकआउट हो जाता है। और हमारा एमसी भी कहता है कि मैंने सोचा कि वो मर चुका है। और सिस्टम पे लिख के आता है कि क्या आप गोल्डन बाजरा को टूल बॉक्स में रखना चाहते हैं? क्या आप इंपीरियल आर्मर को टूल बॉक्स में रखना चाहते हैं? क्या आप हेवनली सेल सूस को टूल बॉक्स में रखना चाहते हैं? तो हमारा एमसी ये देख के कहता है कि उसके पास तो बहुत ज्यादा ही डिवाइन आइटम्स थे, कम से कम मुझे उससे कुछ तो मिला। तभी दूसरी तरफ देखता है तो कहता है क्या मुगी अभी भी उस दूसरे आदमी से लड़ रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि मुगी इम और उसके फाइट चल रहा होता है। तो सामने वाला बंदा कहता है अरे क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारे अंदर लड़ने की कोई स्पिरिट नहीं दिखती। मुगीम भी कहता है कि डैम इट, आखिर ये कैसा वेपन है? दूसरी तरफ झाड़ी के पीछे सोंगवा लुकी हुई होती है और कहती है कि ये अच्छा नहीं है, मुगी सच में हार रहा है। दूसरा आदमी हवा में पत्थर उछालता रहता है, या जब भी मुगी हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसे रोकने के लिए पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है। हमारा एमसी भी वहाँ आता है और कहता है कि वो खुद ही कोई डिवाइन वेपन होगा। तो सोंगवा भी कहती है कि मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि वो एक डिफिकल्ट अपोनेंट है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। तो सोंगवा कहती है कि क्या आप श्योर हैं कि ये सुरक्षित है? शायद हमें मुगी की मदद करनी चाहिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि उसे वैसे ही रहने दो, तुम्हें पता है कि जब उसका स्वाभिमान दांव पर लगा हो तो वो कितना चिड़चिड़ा हो सकता है। अगर हम आगे आकर उसकी मदद करेंगे तो वो बाद में हमसे नाराजी होगा। तो वो बोलती है कि लेकिन मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, अगर मुझे नहीं लगता कि वो उसे हरा सकता है तो मैं उसे उस आदमी से लड़ने नहीं देता। इसके अलावा
केवल उसका अपोनेंट ही ऐसा नहीं है जिसके पास डिवाइन वेपन है। तो सामने वाला बंदा कहता है मुगीम से, तुम अभी से थके हुए नहीं हो है ना, मैं अभी कुछ मजा लेना शुरू कर रहा था, इसे मेरे लिए खराब मत करो। तो मुगीम भी अपना काम खुजलाते हुए कहता है कि ओ तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो। तो बंदा कहता है कि क्या। तो मुगीम कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं, मैं तुम्हारे बदसूरत चेहरे को देख देख कर थक गया हूँ। तो बंदा कहता है कि यह उस पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है जो अपने लाइफ अंतिम मोमेंट में है। मुगीम अपने मन में कहता है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो सबसे अच्छा यही है कि चीजें को सरल रखें और मूल बातों पर वापस लौटें। उसने गार्ड डाउन कर दी क्योंकि वो मानता था कि वो मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और वो बंदा अटैक करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा वो बड़ा मुंह तुम्हारे चेहरे से उखाड़ दूं। और अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मुगीम भी एक लकड़ी का एक छोटा सा पीस लिया होता है और थ्रो करते हुए कहता है कि ये मेरे लिए स्ट्राइक करने का लास्ट चांस है। और जैसे ही वो अटैक करता है तो मुगीम दो भाग में बढ़ जाता है और उससे कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। और मुगीम को दिखाया जाता है कि वो हवा में उड़ जाता है और वो 4 क्लोन बन जाता है। और मुगीम जिस टेक्निक को यूज किया होता है उसका नाम होता है डेडली जिगजैग फ्लैश, और उस पर अटैक करता है जिससे वो बंदा वही नॉकआउट हो जाता है। ये देख के सोंगवा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत बढ़िया। हमारा एमसी भी कहता है कि फाइनली अब खत्म हो गया है और वो लोग बाहर आते हैं। हमारा एमसी कहता है कि वेल डन मुगी। सोंगवा भी बोलती है कि ये बहुत बढ़िया था। तो मुगीम कहता है कि ओह मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे देख रहे हैं मास्टर, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा टफ था, मुझे यकीन नहीं होता कि वो पिछले हमले में बच गया। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के पास बहुत अच्छा वेपन है, किसी भी हालत में ये अच्छी बात है कि वो अभी भी जिंदा है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। चलो फिर अपने घर के पास, चलो फिर अपने घर पे चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को नंगा करके सामने बैठा दिया जाता है। और टकला वाला बंदा कहता है कि हम अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि आप एक ग्रेट मास्टर हैं, प्लीज हमारी गलती को माफ करें और चुराई गई वस्तु वापस दें। मेरा मतलब है वो चीजें जो आप हमारे लिए सुरक्षित रख रहे हैं। तो मुगीम चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम सेमलेस बास्टर, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम अपने आइटम्स को वापस मांग रहे हो। तो टकला वाला अपने दूसरे वाले बंदे से कहता है कि अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और उनसे माफी मांगो। तो बंदा भी बोलता है कि प्लीज मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ करिएगा। तो हमारा हमसे उन लोग से कहता है कि आखिर तुमको ये सभी डिवाइन वेपन कहाँ से मिली। तो वो टकला कहता है कि हमने इन्हें सेंट्रल प्लान में विभिन्न स्थानों से खरीदा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने उन्हें खरीदा पैसे से मतलब। तो बंदा कहता है कि हाँ सर, हमने अपनी कमाई का एक एक पैसा बचाया और उन्हें खरीदने के लिए सेंट्रल प्लान में दूर दूर तक यात्रा की। वो डिवाइन वेपन हमारा पूरा जीवन है, प्लीज क्या हम उन्हें वापस पा सकते हैं। तो मुगीम चिढ़ते हुए कहता है कि मास्टर वो हमें बुरे लोगों जैसा क्यों महसूस करा रहे हैं, क्या हम उन्हें अभी नहीं मार सकते, वो सच में मुझे परेशान करने लगे हैं। तो सोंगो कहती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारा एमसी कहता है कि वेल अगर तुम मेरे लिए एक एहसान कर दो, मुझे लगता है कि मैं तुमको तुम्हारा सामान वापस दे सकता हूँ। ये सरल है, कल शाम मैं चाहता हूँ कि तुम कांगयोंग नामक किसी पर्सन की तलाश में जाओ और उसे बताओ कि ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल मुडान सेक्टर को सौंप दी गई थी। ये ज्यादा कठिन नहीं लगता है ना, तुम क्या कहते हो, क्या तुम ऐसा करोगे। तो टकला कहता है कि मुझे ऐसा न करने का कोई रीजन नहीं दिखता, लेकिन क्या आप सच में यही चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ अब जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, और वो लोग चले जाते हैं। मुगीम पूछता है कि मास्टर आखिर क्या चल रहा है, क्या आप सच में मुडान सेक्टर को उनकी डिवाइन वस्तु वापस देने जा रहे हैं और ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल वो सौंपने जा रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उन बेवकूफों को इतनी कीमती चीज क्यों दूं, और तुमको क्या लगता है कि तब मुडान सेक्टर क्या करेगा। तो सोंगवा कहती है कि वो स्लीपिंग ड्रैगन गैंग पर छापा मारेंगे। तो मुगीम भी बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो पूरी जगह को तोड़ देंगे। तो हमारा एमसी भी चेयर पर बैठते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, और जब स्लीपिंग ड्रैगन गैंग बर्बाद हो जाएगा तो हम लीडरों का वेश धारण करके वहाँ घुस जाएंगे और उनसे वो हर सिक्के ले लें जो हमें मिल सके। तो दोनों खुश हो जाते हैं। मुगीम कहता है कि ओ माय गॉड, क्या आप पूरी समय इसकी प्लानिंग बना रहे थे सर। सोंगवा भी बोलती है कि फिर स्लीपिंग ड्रैगन गैंग का अंत हो जाएगा, ये तो एकदम शानदार प्लान है। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि चलो हम लोग कल के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, और वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सिद्धांत रूप में तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा, आखिरकार हम एक अल्टीमेट मास्टर के खिलाफ है। मैं होप करता हूँ कि मैं ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल का यूज करके उसे मुझे उत्कृष्ट टाइजी स्वर टेक्निक दिखाने के लिए राजी कर लूंगा, लेकिन मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं वहाँ से जिंदा बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी ये जोखिम उठाने लायक है। इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक ये शायद अंतिम सुराग है जिसकी मुझे अल्टीमेट मास्टर या सुप्रीम डेमन मास्टर तक पहुँचने के लिए जरूरत हो। फिर हमारा एमसी बाहर घूम रहा होता है और वो एक सियोवा इनके बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ होता है और कहता है कि ये वही जगह है जहाँ मुझे ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल का बिजनेस करना है। तभी हमारा एमसी अंदर आता है तो वहाँ एक वेटर कहता है कि वेलकम है, क्या आप रिजर्वेशन है। तो हमारा एमसी
एमसी कहता है कि हाँ, मुझे कहा गया है कि मैं स्लीपिंग ड्रैगन गैंग से हूँ। तो वो बंदा कहता है कि इस तरफ चलिए हमारे साथ सर, और वो दूसरे मंजिल पे उसको ला रहा होता है और कहता है कि मुडान सेट के मेहमान पहले से ही अंदर इंतजार कर रहे हैं आपका, और रूम की तरफ दिखाता है और कहता है कि ये रहा रूम, आप इंटर कर सकते हैं। अब तभी हमारा एमसी जैसे इंटर करता है तो सामने से आवाज आती है कि तुम्हें हिम्मत तो है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ दो लोग बैठे हुए होते हैं। ये बुढ़ा कहता है कि मुझे इस तरह से इंतजार करवा रहे हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये शायद मास्टर म्योंगजिंग होगा, और उससे कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा देर से आया हूँ। तभी वो टकला भी दिखाया जाता है। वो टकला कहता है कि रुको, ये तो तुम हो। तभी मास्टर म्योंगजुन कहता है कि क्या तुम दोनों पहले से मिल चुके हो? तो टकला बताता है कि हाँ सर, मैंने उसे हाल ही में जोंग फैमिली की संपत्ति पर देखा था। तो मास्टर म्योंगजुन हमारे एमसी से कहता है कि कोई भी पर्सन चाहे पैसे के लिए कितना भी बेताब क्यों ना हो, कुछ लिमिट होती है जिन्हें तुमको पार नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी तीसरे दर्जे के फैमिली के छोटे मोटे झगड़ों में उलझ जाते हो तो तुम भी उसके जैसे गुंडों के साथ जुड़ जाते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो, ना ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये मेरे लाइफ में पहली और आखिरी बार है। मैं कभी भी तुम्हारे जैसे नीच बदमाश के सामने नहीं बैठूंगा। और हमारे एमसी की तरफ कॉइन फेंकते हुए कहता है कि हालांकि मेरे लिए ये डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है, अभी भी कुछ प्रक्रिया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। ये एकमात्र रीजन है कि मैं तुमसे इस तरह मिल रहा हूँ। इसे ले लो और मेरी आंखों की नजर से दूर हो जाओ। ये मेरे द्वारा तुमको दिए जाने वाला सबसे बड़ा शिष्टाचार है। ये क्या है? क्या तुमको इससे कोई परेशानी है? तो हमारा एमसी भी कहता है कि प्रॉब्लम? क्यों? हाँ, सच में मुझे कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये देखना कि आप किसी ऐसे पर्सन के प्रति कितने अशिष्ट हैं जिससे आप अभी अभी मिले हैं। अब मुझे एहसास हो गया है कि शिष्टाचार का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, और ये फैक्ट कि आपने कठिनाई में फंसे एक परिवार के संघर्ष का वर्णन किया है। एक मामूली झगड़ा मुझे बताता है कि आप बहुत नैरो माइंडेड पर्सन हैं। फाइनली आपने ये सिक्का मेरी और आकार उछाला। अगर ये सच में सबसे ज्यादा शिष्टाचार है जो मुझे दे सकते हैं, और उस कॉइन को हमारा एमसी मोड़ देता है। मैं मानता हूँ कि मुडान सिटी के एल्डर्स को सामान्य शिष्टाचार का जरा भी ध्यान नहीं है। तो ये बात सुन के म्योंगजुन गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो चोर? तो हमारा एमसी भी कहता है कि चोर? वेल, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। ये सच है कि स्लीपिंग ड्रैगन गैंग ने ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल चुरा ली है, लेकिन कौन सा चोर चोरी की गई वस्तु को वापस करने आएगा? तो म्योंगजुन चिल्लाते हुए कहता है हमारे एमसी से, और अत्यधिक धनराशि की मांग करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि सर, कोई बिजनेसमैन कितना भी रिच क्यों ना हो, वो लाभ कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसके अलावा हमने बिना किसी रीजन के यांग गाबो के किसी पर्सन की हत्या नहीं की, और न ही उनसे गोलियां चुराई। उन्होंने पहले हमसे झगड़ा किया। तो सामने वाला बंदा कहता है क्या यांग गाबो ने संघर्ष शुरू कर दिया? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, ये सही है। उन्होंने एक सराय में सबसे महंगा भोजन ऑर्डर किया और फिर पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि खाना बेकार है। यहीं से ये सारा झमेला शुरू हुआ, और मन में कहता है कि ये बात सच है। मैंने इसकी जांच की और पता चला कि खाने के लिए बिल को लेकर यंग गाबो के साथ सच में झगड़ा हुआ था। इसलिए मैंने और मेरे साथी गैंग के मेंबर ने डिसीजन लिया कि जो कुछ भी उनके पास होगा उसे भुगतान के रूप में लिया जाएगा। अगर उन्होंने सराय में इतना हंगामा न किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और अपने मन में कह रहा होता है कि उन घमंडी बदमाशों ने खुद ही ये सब किया। वे कभी भी विशेष रूप से स्किल्ड वॉरियर नहीं रहे, वो पूरी तरह से मुडान सिटी से अपने संबंध पर निर्भर थे। तो म्योंगजुन हमारे एमपीसी कहता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस पिल दे दो और ये सारा मामला ये सुलझ जाएगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि मुझे तुम्हें पिल देना चाहिए? तो बंदा कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए किसी प्रकार का खेल है? और चिल्लाते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि वो पिल हमसे बिलोंग करती है। तो हमारा एमसी भी बोलता है उससे, क्या यही पत्थर पर लिखा है कि ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल मुडान सिटी से रिलेटेड है? तो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो, तुम बदतमीज कमीने। और उठने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो हम ये आपके तरीके से करेंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा और गोली वापस ले लूंगा। और उड़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि ये सुनने में तुम्हें कैसा लगता है? तभी वो टकला नीचे बैठ के कहता है कि अपने मास्टर से, मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा रास्ता है। तो म्योंगजुन कहता है कि क्यों नहीं, इस तरह इन लोगों को वो मिलता है जो वो चाहते हैं, है ना? तो टकला कहता है कि लेकिन हमें उनके लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। क्या आप सच में चाहते हैं कि मुडान सेट की रिस्पेक्ट किसी छोटे चोर के कारण धूल में मिल जाए? तो हमारे एमसी की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुडान सेट एक सम्मानित ट्रू स्कूल सेट के रूप में अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहता है। अगर आप मुडान सेट के एल्डर हैं, लेकिन अगर मैं आपको पिल सौंप दूं तो
हम इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल दे दूंगा। मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि तुम मुझे बदले में कुछ दो। तो म्योंगजुन हमारे एमसी से कहता है कि तुम मुडान सेक्टर के सबसे वैल्यूएबल खजानों में से एक के लिए पैसे की उम्मीद कर रहे हो। हमारा एमसी जेब से वही पिल निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं सर, तो एकदम डिसरिस्पेक्टफुल होगा। कोई इतनी वैल्यूएबल चीज का मूल्य कैसे लगा सकता है। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ पिल दूंगा, बदले में मैं चाहूंगा कि आप मुझे मुडान सेक्टर की इलाइट ताइजी स्वॉट टेक्निक दिखाएं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपको पिल वापस करने का खर्च पूरा हो जाएगा। तो बंदा कहता है कि तो तुम यही चाहते हो है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। तो म्योंगजुन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसका सामना कर सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं सर। तो म्योंगजुन कहता है कि तुम फिर भी तुम इसे देखना चाहते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सही है, आखिरकार मैं आज यहाँ इस उम्मीद में आया हूँ कि पिल के बदले में मुझे कुछ तो मिलेगा। तो वो भी मुस्कुराता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो रुकता है और कहता है कि ये एक अच्छा प्लेस है और वहाँ अपनी पावर को रिलीज करता है। तो टकला हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारे ट्रू इंटेंशन क्या है। मैं जानता हूँ कि तुम इलाइट ताइजी स्वॉट टेक्निक को कार्रवाई में देखना चाहते थे, मैं ये समझता हूँ, लेकिन तुम ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल तक कैसे पहुँचे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ओह मैं तो संयोग से ही यहाँ आ गया। तो टकला कहता है क्या सच में मुझसे ये विश्वास करने की उम्मीद करते हो। तो हमारे एमसी कहता है कि ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम ट्रस्ट करते हो या नहीं। हमारे एमसी से म्योंगजुन कहता है कि अब तो सब कुछ तैयार है, तुम इलाइट ताइजी स्वॉट टेक्निक देखना चाहते हो। तो हमारा एमसी भी सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। तो बंदा कहता है कि सबसे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम दुर्घटना में मारे जाते हो तो तुम हमें किसी भी तरह से दोष नहीं दोगे। तो हमारा एमसी भी कहता है मैं सोनमली अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगर इस टेक्निक के प्रोसेस के दौरान मेरी डेथ हो जाती है तो मैं किसी को भी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराऊंगा। अबे ये पागल है क्या, मतलब मर जाएगा तो कैसे जिम्मेदारी ठहराएगा यार, कुछ भी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो म्योंगजुन कहता है कि बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ही शॉट के वॉर से सब कुछ दिखा दूंगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि एक सिंगल टेक्निक, उससे क्या मतलब है आपका। तो म्योंगजुन कहता है कि नहीं, ये शॉट का वॉर है, कोई टेक्निक नहीं है। मैं ताइजी के सभी सीक्रेट इसमें कंटेंट है। इसे कहते हैं अल्फा एंड ओमेगा ताइजी। सभी पदार्थ कंट्रोल परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। इसे एक विदा उपहार समझो जिसे तुम अंडरवर्ल्ड की अपनी जर्नी पर अपने साथ ले जा सकते हो और पावर रिलीज करता है। और हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि सिर्फ एक तलवार का वार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे कितना कुछ सीख सकता हूँ। मुझे जितना पॉसिबल हो सके इलाइट ताइजी स्वॉट टेक्निक के एसेंस की जरूरत है। और हम देखते हैं कि वो पावर इतना ज्यादा होता है कि एक जायंट स्वॉर्ड बन जाता है और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जो कि हमारे एमसी के एकदम सामने आ रहा होता है। ये देख के तो हमारे एमसी के एकदम पसीने छूट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें किसी का खून गिरने का दिखाया जाता है और हमारे एमसी के पैर से खून निकल रहा होता है। म्योंगजुन कहता है कि तुमने मेरे स्वॉर्ड बस्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन फिर भी ये करीब मुकाबला था। अगर मैंने उसके अटैक को रोकने के लिए एनर्जी फ्लो के सीक्रेट का यूज नहीं किया होता तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। आफ्टर ऑल म्योंगजुन के स्वॉर्ड विस्फोट में इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक का एसेंस है। ये एक सामान्य तलवार विस्फोट से एक दूसरे ही लेवल पर है। बाय द वे विंडो अपीयर क्यों नहीं हुआ। मैं आमतौर पर अदर लोगों की टेक्निकों को केवल एक्सपीरियंस करके सीख सकता हूँ। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है। और हमारा एमसी अपने पैर को हील कर रहा होता है और कहता है कि या शायद उसने मुझे किसी तरह धोखा दिया, शायद उन्होंने मुझे इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक का संपूर्ण एसेंस नहीं बताया। तो हमारे एमसी से म्योंगजुन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी आस्तीन के नीचे सांप रखे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस हमले से बच जाओगे। किसी भी मामले में मैंने तुमको इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक दिखाई है, जल्दी करो और मुझे ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल वापस दे दो। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम अपने वर्ड से पीछे हट रहे हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये तुम ही हो जो इस सौदे को पूरा करने में असफल रहे सर। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि आप मुझे इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक दिखाओ और फिर भी तुमने इसे इतने हाई लेवल तक परफॉर्म किया। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो म्योंगजुन कहता है कि इसलिए ये मेरी गलती नहीं है कि तुम में आगे बढ़ने की प्रतिभा की कमी है। क्या तुम अपनी अक्षमता के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो फिर मुझे आपसे कुछ पूछने दो। अगर मुडान सेक्टर के डिसाइपल आपको अभी उस टेक्निक का यूज करते हुए देखते, क्या आप मानते कि वो इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक का एसेंस समझ पाएंगे। तो म्योंगजुन कहता है कि तो तुम क्या कह रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक और इलाइट ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक के बीच एक कदम गायब होना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाओ। तो म्योंगजुन बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। डुअल माइंड टेक्निक लोगों के लिए लिमिट्स है, मैं ये बात तुम्हारे जैसे दुष्ट को क्यों सिखाऊं। तो हमारा एमसी भी बोलता है उससे, ऐसा नहीं है कि मैं हर राहगीर को ये सिखाता रहूंगा। इसके अलावा क्या आपका इरादा मुझे
यहाँ मार डालने का नहीं था। मैं आपकी नजर में शायद कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। आप जैसे एक्सपर्ट मार्शल आर्ट ह्यूमन लाइफ के मूल्य के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपने पहले कहा था कि ये मेरी पाताल लोक की यात्रा के लिए आपका विदाई उपहार है ना? तो फिर तुम्हें कम से कम पहले मुझसे अपना हिसाब चुकता कर देना चाहिए। तुम मुझे खाली हाथ पाताल लोक भेजना नहीं चाहोगे, है ना? तो म्योंग जुन कहता है कि तुम चालाक हो बच्चे, ये बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि तुम अपना लाइफ बलिदान करने को तैयार हो? तो हमारे एमसी कहता है कि किसी पर्सन की रिगार्डलेस चाहे जो भी हो, स्वॉर्डमैनशिप की कला का प्रैक्टिस करने वाला कोई भी पर्सन मुडान शब्द की इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक को देखने का अवसर नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आज यहाँ वैसे भी मरने जा रहा हूँ, मरने से पहले मैं जो देखने आया हूँ उसे देख लूँ, बस इतना ही। तो म्योंग जुन कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मुरीन में एक तीसरे दर्जे का कोई नहीं है। ऐसा बोलना मानो तुम किसी तरह के प्रो स्कूल वॉरियर हो, ये बेकार है। अगर मैं तुम्हें ये टेक्निक बता भी दूं तो भी तुम जैसे मोर किसे समझ नहीं पाओगे। लेकिन ठीक है, अभी भी मेरे सबसे पावरफुल हमले से बचने के लिए तुम्हारे प्रति शिष्टाचार स्वरूप मैं तुम्हें इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक का एसेंस से सिखाऊंगा। और अपने स्वॉर्ड से कुछ करने लगता है जमीन में और कहता है कि इस प्रकार हम अपने मन को दो भागों में विभाजित करते हैं ताकि असीम बंधनों और संपर्क के मूवमेंट को संयोजित किया जा सके। और अपने नीचे यीन और यांग जैसे कुछ बना लेता है और कहता है कि फिर एक बार जब हम इन सब में मास्टर हो जाएं, हम फाइनली इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक का एसेंस सीखने के लिए तैयार हैं। क्या ये तुम्हें क्लियर है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वेल, उन्होंने टेक्निकल रूप से सब कुछ समझा दिया, लेकिन मैं ये सब तुरंत कैसे समझ सकता हूँ? मुझे बस इसे खुद एक्सपीरियंस करना होगा। तभी हमारे एमसी को कुछ फील होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर को रिलीज करता है म्योंग जुन और तेजी से बढ़ जाता है। जहाँ वो खड़ा होता है वो जमीन भी क्रैक हो जाती है और हमारे एमसी के आर पार निकल जाता है और कहता है कि चलो बच्चे, मुझे ग्रेट ब्लू बूस्टर पिल सौंप दो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कोई टेक्निक का यूज करके डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। और हमारे एमसी पे फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन सच में एंजॉय कर रहा है, डैम इट, मैं इसे कैसे ब्लॉक करूं? और हमारा एमसी उसके अटैक को बस ब्लॉक कर ही रहा होता है बार बार कैसे मैसे करके और उससे कहता है कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? सर प्लीज शांत हो जाइए और डुअल माइंड टेक्निक की व्याख्या समाप्त कीजिए। लेकिन वो कुछ नहीं समझता और फिर से अटैक करते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये वो नहीं है जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का कोई बात नहीं सुनता और हमारा एमसी भी गुस्से में कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड। और वो भी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है कि अगर कोई मरने वाला है तो हमारा एमसी तेजी से बढ़ जाता है इतना कह के और वहाँ की जमीनें टूट जाती है और कहता है कि ये तुम हो गए और उसके दम सामने आ जाता है। और हमारा एमसी भी इनफाइनाइट बिंग को टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी फिर से हेवनली आइस एंड फायर ट्रैप का यूज करता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कहता है कि अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। फिर से हमारा एमसी अर्थ एनिहिलेशन ब्लास्ट टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जंगल में आग लग जाती है। ये धमाका दूर से भी देखा जा सकता है और सब कुछ होने के बाद हमारा एमसी कहता है मैं अभी इसे फील कर सकता था, भले ही उसने हमले से बच निकला हो। मुझे यकीन है कि मैंने उसे कम से कम नुकसान पहुंचाया हो। तुमको ये सब कैसे लगा? ये मेरी सभी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकों का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि मैंने कई सालों में ऐसा एरोगेंस नहीं देखा, तुम लिटिल बास्टर। और वो धुएं से बाहर आता है और कहता है कि तुम एक गंदे डेमन वॉरियर हो। और हमारा एमसी भी डरते हुए उससे कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, मैंने उस पर मुश्किल से खरोच लगाई है, ये बहुत बेकार है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने डुअल माइंड टेक्निक को लर्न कर लिया है, आपने मिस्ट्री ऑफ द इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक को अंडरस्टैंड कर लिया है। और हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि उसके काफी हमलों से परेशान होकर मैंने स्वाभाविक रूप से डुअल माइंड टेक्निक और इलाइट ताजी स्वॉर्ड टेक्निक के सीक्रेट को पता कर लिया है। पर विचार करने पर मुझे ये पता चला कि मुझे किसी टेक्निक को सीखने के लिए उसमें अवरोध उत्पन्न करने की जरूरत होती है। ये एक छोटी सी राहत है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि कम से कम मरने से पहले मैंने अपना गोल हासिल कर लिया है। और हंसते हुए बोलता है कि सुनो, मैं जानता हूँ कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि हम लड़ना बंद कर सकते हैं? और लेकिन हमें दिखाया जाता है कि म्योंग जुन QI टेलेकिनेसिस का यूज करके हमारे एमसी को हवा में उड़ा देता है और उसको जकड़ने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करके हमारे एमसी पे फिर से अटैक करता है और हमारे एमसी को मार डालता है। और सिस्टम पे लिख के आता है अब आपके पास सिर्फ 7 चांसेस बचे हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि चलो ठीक है, फिर से चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है और मोगी एम सोंगवा से कहता है उस समय बाद ही हम स्लीपिंग ड्रैगन गैंग से निपट कर वापस आए। उसे वो लेटर मिला और उसे पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया, तुम्हें याद है? तो सोंगवा कहती है कि हाँ, सोरियोंग का लेटर पढ़ने के बाद उसके बारे में कुछ बदल गया। और सोंगवा बताती है कि डियर कैप्टन, ये सोरियोंग है, होप करती हूँ कि लेटर आपको अच्छे से मिल गया होगा। यहाँ सिचुएशन में अचानक चेंजेस आए हैं। अदर डिसाइपल को पता चला कि
फर्स्ट डिसाइपल के सबऑर्डिनेट ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड 5 पवेलियन से डेमोनिक वॉरियर को फेंडल प्लेन में भेज रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 5 पवेलियन से केवल डेमन वॉरियर को ही नहीं भेज रहा था, लेकिन यहाँ तक कि वो भी जो क्रिम्सन डेमन पैलेस के अधीन है। सच्चाई का पता चलने पर लॉर्ड गोन्मा बहुत एंग्री हुए। सभी अदर डिसाइपल एकजुट हो गए और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले डिसाइपल के बारे में क्या किया जाए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है, अपने दूसरे और अंतिम लाइफ में मुझे पता था कि ग्यूसामा डेमन वॉरियर को सेंट्रल प्लेन में भेज रहा था और मुझे अपने पुराने सबऑर्डिनेट से पता चला कि वो हांगजो की ओर जा रहे हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि पहले डिसाइपल ने फाइनली अपने दांत दिखाए। मुझे जो अजीब लगता है, क्या अदर डिसाइपल का विचार उसे रोकने के लिए एक साथ काम करने का है? गोन्मा शायद डेमन कल्ट के हित में सेल्मा को विरोध कर रहा है, लेकिन मुझे कभी कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरा या तीसरा डिसाइपल कल्ट के प्रति बहुत समर्पित है। ये बात दूसरे डिसाइपल के स्पेशलिटी से सत्य है। अब तक मैंने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि डेमन कल्ट पनपता है या नष्ट हो जाता है। मुझे उनके अचानक आगे आकर कार्रवाई करने पर बुरा लग रहा है। और सोरियोंग कहती है कि मुझे आपकी लीडरशिप और गाइडेंस की कमी खल रही है। ओ हाँ, और अंत में योरिम पूछता है कि वह बेवकूफ मुगी कैसा है। जोक्सुन जानना चाहता है कि क्या आपके पास कोई और स्पेशल वेपन है, और योंजिन कभी कभी परेशान हो जाता है और कहता है कि वो फेंडल प्लान में जा रहे हैं, लेकिन मैं उसे ऐसा करने से रोकने में एबल रहा हूँ। मैं यहाँ की सिचुएशन को आपको अपडेट देती रहूंगी कैप्टन। और हमारा एमसी भी कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे डेमन कल्ट में चीजें नाटकीय रूप से बदल रही है। दूसरी बात यह है कि हालांकि जोमयोंग गो ने डेमन कल्ट का दौर पहले की तरह नहीं किया है, माउंट वसेट अभी भी कल्ट पर एक इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता प्रतीत होता है। तो हमारा एमसी मुगीम से कहता है कि मुझे उम्मीद है। यहाँ की ताजा खबर क्या है? तो मुगीम बताता है कि कल थोड़ी सी डिस्टरबेंस था। हेवनली मार्ग स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जाना जाने वाला एक छोटा सा सेक्ट कुछ बाहरी लोगों को अचानक हमले से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहाँ से गुजर रहे कुछ वॉरियर ने उन्हें रोका, तो मैंने वॉरियर की ओर देखा और ये पता चला कि वो माउंट सेक्ट के डिसाइपल है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो फाइनली अब आ ही गए। तो मुगी हमसे कहता है कि मुगी अब से सभी स्थानीय गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो। तो बोलता है कि ठीक है सर। और सोंगो से हमारा एमसी कहता है कि इसी बीच मैं तुम्हारी दुकान में ट्रेनिंग जारी रखूंगा सोंगवा, मुझे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो सीन प्रेजेंट में आता है। सोंगवा मुगीम से कहती है कि सिचुएशन इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसा लगता है कि हमारे मास्टर अपने ट्रेनिंग में तेजी लाने और भी ज्यादा पावरफुल बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुगीम भी बोलता है अच्छा ऐसा है। फिर हमें हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ कितने समय से हूँ। मैंने अपनी तलवार से डुअल माइंड टेक्निक में मास्टर प्राप्त करने का प्रयास किया। मुझे एहसास हुआ कि ये पॉइंटलेस है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपरी बॉडी को पूरी तरह से खोलने ही अल्टीमेट मास्टरी या सुप्रीम डेमन मास्टरी अचीव करने की चाबी है, और सबसे बढ़कर मेरे निचले पेट, बीच भाग और ऊपरी बॉडी में इकट्ठा होना चाहिए। अगर मैं न केवल अपने पेट के निचले हिस्से को बल्कि अपने बीच भाग और ऊपरी बॉडी को भी कंट्रोल गति में रखूं, मैं किसी भी बाहरी गतिविधि पर तुरंत प्रोसीड करने में एबल हो जाऊंगा। शायद तब मैं एलाइट ताजिस्वर टेक्निक के असीम बंधनों और संपर्क के मूवमेंट को समझ पाऊंगा, और फाइनली मैं शायद अल्टीमेट मास्टर या सुप्रीम डेमन मास्टर भी प्राप्त कर लूं। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद मैं रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दर्जनों बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, और अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार कोशिश किया था। मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। तभी उसके सर पे कुछ होता है और एक जोरदार एनर्जी उसके फ्लो होने लगती है उसके आसपास, और कहता है क्या ये हो सकता है? हाँ, ये एक साइन है। मैं अपने एनर्जी केंद्रों को एकजुट होते और अपने बॉडी में चेंजेस महसूस कर सकता हूँ। ये पहले से भी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और एक जोरदार चीख मारता और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी फ्लो मुझे अत्यधिक दबाव और दर्द से मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसे ओवरकम करना होगा। और एक जोरदार चीख मारता जिससे पूरी की पूरी चट्टानें टूटने लगती है और आसपास से एनर्जी फ्लो होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी अपने आप को चेक कर रहा था और कहता है ये एनर्जी, क्या ये हो सकता है? क्या मैं फाइनली सुप्रीम डेमन मास्टर पर पहुंच चुका हूँ? ये देख कर कि मैंने मॉर्निंग मार्शल आर्ट और प्योर एनर्जी को इकट्ठा करके अवेकन प्राप्त की,
मैंने सोचा कि शायद मैं अल्टीमेट मास्टर तक पहुंच सकूंगा। क्या ही स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये। इस बार मेरी स्पेशल एबिलिटीज क्यों नहीं बदली। इससे पहले जब भी मैं किसी नए लेवल पर पहुंचता था तो मेरी फ्लेम एंड फ्रीजिंग टेक्निक में हमेशा नए चेंजेस होते थे। फिर अपने आप को देखता और कहता है कि अरे जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे कपड़े भी फिर से जल गए। बेहतर होगा कि मैं अब वापस लौट जाऊं और फिर से रीग्रुप हो जाऊं। मुझे बाहर की सिचुएशन पर भी नजर रखनी है। फिर हमारा एमसी बाहर आता है और खुश होते हुए कहता है कि मैंने शायद ही कोई पावर का यूज किया और फिर भी मैं पानी में गोटा लगाने जैसे आसानी से गुफा और सोंगा की दुकान में घुस गया। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कपड़ा पहन लिया होता है और विंडो के बाहर देखते हुए कहता है कि मुझे रात की हवा में कुछ अनयूजुअल एनर्जी का एहसास हुआ है। क्या मेरी डेमोनिक एनर्जी तुम्हें यहाँ खींच लाई है। फिर हमारा एमसी बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि या तुम बस उस एरिया में घूम रहे थे। फिर हमारा एमसी एक जगह आ जाता है और कहता है कि किसी भी तरह बाहर आओ और अपने आप को दिखाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे कुछ ज़ॉम्बी जैसे लोग होते हैं और हमारे एमसी पे सीधा अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी उन लोगों को बस देख रहा होता है। और हमारा एमसी अपने हाथ में एनर्जी लाते हुए कहता है कि वो सभी डेमोनिक स्पिरिट से पोजेस हैं और अपने हाथ को एक्सलेस तरह मारता है जिससे वो लोग वहीं कट के मर जाते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि वे सोंगवा की दुकान के आसपास क्या कर रहे थे। क्या डेमन कल्ट ने अपने वॉरियर को हांगजो तक फैलाना शुरू कर दिया है। मैं कितने समय तक सेकुलेशन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या और भी कुछ आ रहा है। मुझे दूर से कुछ सुनाई दे रहा है। अब जब से मैंने अपना लेवल ऊपर उठाया है मेरी QI सेंस बहुत स्ट्रांग लगती है। मैं बहुत दूर से भी कदमों की आवाज सुन सकता हूँ। तभी वहाँ बहुत सारे पोसेस डेमन आ जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन एक का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सच में अपनी न्यू सुप्रीम डेमन पावर का टेस्ट करना चाहता था और उसको वहीं जान से मार डालता है और कहता है कि ये बिल्कुल सही समय है। चलो सब लोग आ जाओ, मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा। और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है जान से, कुत्तों तरह सबको मार डालता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि और कहता है अब केवल इसी आधार पर यह अनुमान लगाना डिफिकल्ट है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ये बात उन अटैक के लिए भी ट्रू है। अगर उनमें कोई पोसेस था तो वो उनके अनयूजुअल स्किल नहीं थे। तभी पीछे से सोंगो आती है और कहती है कि मास्टर। वो बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी दुकान के ऊपर एनर्जी की एक स्ट्रॉन्ग फ्लो गुजरती हुई महसूस हुई, इसलिए मैं उसे देखने के लिए यहाँ आई। मुझे खुशी हुई कि आपने फाइनली अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि वैसे ये पोसेस डेमन कहाँ से आए, यहाँ ये क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है कि वेल मुझे समझाने की इजाजत दें, लेकिन पहले चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। वो बताती है कि मैंने अपने घर को अस्थायी रूप से रिलोकेट कर दिया है क्योंकि उन लोगों द्वारा हमला हो सकता है जिनसे आपने अभी लड़ाई लड़ी है। तो हमारा एमसी कहता है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब तुम निश्चित रूप से बिजी रहे होगे। मुगी कैसा है। तो वो बताती है कि वो अच्छा कर रहा है। वो कांग्योंग के वेस में स्लीपिंग ड्रैगन गैंग में घुसपैठ कर चुका है। उनका विचार एरिया में होने का था। तो हमारे एमसी कहता है कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। वैसे सोंगवा ऐसा लग रहा है कि कुछ बात परेशान कर रही है तुम्हें। तो वो बोलती है, तो हमारा एमसी कहता है कि मैं कितने समय तक ट्रेनिंग में था, यहाँ की ताजा खबर क्या है। तो वो बोलती है कि मास्टर आपको ट्रेनिंग करते हुए कम से कम 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मैं पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग कर रहा था। और हमारे एमसी को एक लेटर देती है और हमारा एमसी कहता है कि अब जब मैं पहली बार ट्रेनिंग शुरू किया तो मैं अपने साथ केवल 1 महीने का खाना ले ही गया था। तो मैंने नहीं सोचा था कि ये इससे ज्यादा लंबा समय हो सकता है, लेकिन 1 साल। तो वो बोलती है कि ये डेमन कल्ट का लेटर है, इसको एक बार देख लीजिए। तभी हमारा एमसी लेटर खोलता है तो यूरिम बताता है कि अदर डिसाइपल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले डिसाइपल के ट्रू विद्यालय के साथ सीक्रेट बिहेवियर को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो प्रोबेबली जल्द ही किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। इस मामले में उन पर सभी की अलग अलग राय है, इसलिए वो इस बात पर बहस करते प्रतीत होते हैं कि किसी को लीड करना चाहिए और पहले डिसाइपल पर अटैक करना चाहिए। जियोक्सन भी बोलता है कि सैल्मा ने पहले कदम उठाया। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की और कल्ट के लीडरों के एबल अनाउंसमेंट की कि वो सेंट्रल प्लान पर छापा मारने का इरादा रखते हैं। इससे पहले कि एल्डर को माउंटुआ सेक्ट के साथ उसके जुड़ाव के बारे में सवाल करने का मौका मिले, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। सैल्मा ने चियोंगो को और सेचोन को उन पहले एरिया के रूप में चुना है जिन्हें वो फाइनली प्राप्त करना चाहता है। और वो कहता है कि उसके पास मुरियम अलायंस 9 ग्रेट सेक्ट और 5 पवेलियन फैमिली का ध्यान हटाने का एक तरीका है। हमारे लिए जानना डिफिकल्ट है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस सब के बारे में क्या सोचता है। योंगजिन भी बोलता है कि डिसाइपल काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ एल्डर रुक बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो डिसाइपल के पास व्यक्तिगत रूप से गए और उनसे डिसीजन लेने को कहा। इस बीच कुछ एंशियंट ने
फर्स्ट डिसाइपल के प्रति वफादारी की शपथ ली है। सोरियोंग भी घबराते हुए कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। आपके लिए खबर कैप्टन, कल रात सेल्मा ने तीसरे डिसाइपल को मार डाला। मुझे नहीं पता कि वो तीसरे डिसाइपल को अपनी ओर कैसे आकर्षित करने में सफल हुआ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये हमला था। सिचुएशन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे डिसाइपल किसी भी अल्टीमेट मास्टर को अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में नहीं ले पाई। फर्स्ट डिसाइपल ने आधिकारिक अनाउंसमेंट की कि तीसरे डिसाइपल की कमान के तहत वॉरियर को तुरंत लैप्स कर दिया गया है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फाइनली उसने अपने दांत दिखा दिए। अदर कमजोर डिसाइपल को उसके खिलाफ एकजुट होने का समय देने के बजाय उन्होंने प्रोबेबली ये डिसीजन लिया होगा कि पहले डिसाइपल उनमें से किसी एक को समाप्त करना बेहतर होगा। योरिम बोलता है कि दूसरे डिसाइपल के तत्काल फोर्थ डिसाइपल को बुलाया और वो दोनों बहुत देर तक बोलते रहे। फिर दूसरे डिसाइपल के वॉरियर लॉर्ड गोनमा की पंक्ति के शामिल हो गए। दूसरे और फोर्थ डिसाइपल की पूरी सेना किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। डेमन कल्ट इमरजेंसी सिचुएशन में है। कैप्टन, मुझे होप है कि अगर अब से हम आपको पहले की तरह लेटर नहीं लिख पाएंगे तो आप समझ जाइएगा। पूरा कल्ट बहुत तनाव में है। सिल्वर स्पीड यूनिट में हर कोई किसी भी मूवमेंट वॉर के लिए तैयार है। सोरियोंग भी बोलती है कि लॉर्ड गोनमा कॉन्टेम्पलेशन खो गए हैं। दूसरे डिसाइपल ने प्रोबेबली किसी प्रकार की मांग की होगी और हम सभी सच में इस बात को लेकर परेशान है कि वो मांग क्या होगा। भले ही हमें लाभ मिले लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा डिसाइपल बाद में अपना वचन निभाए। मैं बस यही होप कर सकती हूँ कि लॉर्ड गोनमा एक अच्छा डिसीजन ले। तो हमारा एमसी भी ये सब देख के कहता है कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि लॉर्ड गोनमा अलग रास्तों पर विचार कर रहा है क्योंकि वो एक चौराहे पर पहुंच गया है। आखिरकार चालाक दूसरे डिसाइपल ने गोनमा के सामने प्रस्ताव रखा और लेटर में लिखा हुआ होता है कि हमें फाइनली जाने का ऑर्डर मिल गया है। लॉर्ड गोनमा फुट सैनिक, बॉडीगार्ड और सीक्रेट वॉरियर के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। योरिम बताता है कि और सिल्वर स्पीड यूनिट सभी सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। मुझे नहीं पता कि अब हमारे पास क्या होगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ सेफ होंगे कैप्टन। योंगजिन भी बोलता है कि कैप्टन, हम इससे बच जाएंगे चाहे कुछ भी हो, इसलिए हमारे बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जोक्संग भी बोलता है कि हम किसी दिन आपसे फिर मिलेंगे कैप्टन। सोरियोंग बोलती है कि मैं मरने से नहीं डरती, मुझे बस इस बात का दुख है कि जाने से पहले मैं आपको नहीं देख पाई। और हमारा एमसी गुस्साते हुए कहता है कि अटैक, क्या इसका मतलब यह है कि गोनमा ने व्यक्तिगत रूप से फर्स्ट डिसाइपल के मेन बेस पर अटैक कर दिया है? सोंगवा, बाकी लीडर कहाँ है? 1 साल से ज्यादा हो गया है, उन्हें इस बीच कुछ और भेजना चाहिए था। तो बताती है कि आखिरी बार मुझे उनसे लेटर 3 महीने पहले मिला था। तो हमारा एमसी भी कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हारा क्या मतलब है? तो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ क्या हुआ है सर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं शायद सेकुलेशन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि जब ये सब हो रहा था तब मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या होता अगर मैं थोड़ा पहले ही अपना लेवल ऊपर कर लेता, और या फिर अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग होता कि मुझे यहाँ चिपके रहने की जरूरत नहीं होती। तो बोलती है कि मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि हांजो में डेमन वॉरियर पहली बार कब अपीयर हुए? तो बताती है कि पहली बार 1 महीने पहले ऐसा हुआ था और हाल ही में वो काफी एक्टिव हैं। अब केवल हांगजो ही नहीं बल्कि पूरा सेंट्रल प्लेन एरिया डेमन वॉरियर से भरा पड़ा है और मामले को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉरियर का एक समूह है जो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट में प्रकट होता है और डेमन वॉरियर का वध करता है। तो हमारे एमसी कहता है कि वो खुद ही माउंटुआ सेक्ट का होगा और अपने मन में कहता है कि अगर माउंटुआ सेक्ट इस तरह खुलेआम डेमन वॉरियर को मार रहा है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डिसाइपल ने फाइनली डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष में जीत हासिल कर ली है। सेकंड डिसाइपल सांप के समान है जबकि फर्स्ट डिसाइपल क्रूर भेड़िया है। अगर उसने सच में सत्ता हथियार ली होती तो सिल्वर स्पीड यूनिट के बचने का कोई संभावना नहीं था। मेरे सबऑर्डिनेट ने अचानक मुझे लेटर लिखना क्यों बंद कर दिया? क्या इसलिए कि मर चुके हैं वो, या वो कहीं किसी काल कोठरी में फंस गए हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा एक हिस्सा डेमन कल्ट में वापस जाना था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अभी ऐसा ना करूं। जैसा कि एआई ने कहा, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि सेंट्रल प्लेन और डेमन कल्ट दोनों में सिचुएशन कैसे विकसित होती है। हमारा एमसी सोंगवा से कहता है कि सोंगवा, तो वो बोलती है कि महामास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम स्पेल के बारे में क्या जानती हो? तो बोलती है कि स्पेल। तो बताती है कि मास्टर, स्पेल करने का कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात सीखा जा सकता है। कुछ मामलों में तो सीखने में पूरी जिंदगी भी लग सकती है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें उतना समय नहीं लगेगा जितना तुम सोच रही हो। तो बोलती है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने में आपको बेस्ट दूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वो बोलती है कि ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि आगे? तो वो बताती है कि हाँ, हांगजो में बहुत सारे लोग हैं, भले यहाँ डेमन वॉरियर ना घूम रहे हो। स्पेल का प्रैक्टिस किसी शांत प्लेस जैसे पहाड़ पर करना बेहतर होगा, जहाँ हवा में बहुत सारा
एसेंस हो। लेकिन अगर हम सेंट्रल प्लेन से बहुत दूर चले गए तो सूचना और समाचार इकट्ठा करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ज़ेजियांग के सबसे पास के प्लेस जिन पर हम विचार कर सकते हैं वो है अनहुई और फुजियान, और निश्चित रूप से हैनान द्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एक बार हम कहीं बस गए तो फिर से वहाँ जाना मुश्किल होता है। वो बोलती है कि मास्टर इस बीच में जाकर मुगी को सिचुएशन को बता दूंगी। तो हमारे एमसी भी कहता है कि ठीक है। फिर हमारा एमसी बाहर आता है और कहता है कि अब मुझे केवल एक ही काम करना है, स्ट्रॉन्ग बनना। मुझे सीखने की जरूरत है और खुद को जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। मुझे ये भी पता लगाना है कि सुप्रीम डेमन लेवल तक पहुंचने के बाद भी मुझे कोई स्पेशल स्किल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। अगर चीजें गलत हो जाए तो फ्यूचर को बदलने का एक ही मात्र तरीका है। मैं बस यही होप करता हूँ कि मेरे सभी सबऑर्डिनेट अभी भी जिंदा हों। एक बार मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। और हवा में उड़ता है, जैसे ही मैं इनफ स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गाइस ये एपिसोड और ये मांगा और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मांगा में, तब तक के लिए बाय बाय।